नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट केमिस्ट्री में। मैं आज आपको कार्बनिक रसायन के बारे में बताने जा रहा हूं कि इस प्रकार आपके बोर्ड के एग्जाम में कार्बनिक रसायन से जो प्रश्न आते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपको निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो कार्बनिक रसायन का मतलब है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। आपको समझ में आ गया हो गया कि कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं। कार्बनिक आपके यौगिक ये है, एक तो आपका एथिल एल्कोहल हो गया, आपका एसिटिक अम्ल हो गया और आपका एसीटोन हो गया। ऐसे कई सारे यौगिक हैं जिनका हम बहुत ही आसानी से अध्ययन करते हैं, वो सभी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम कार्बनिक रसायन में हम देखते हैं, पहले आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना पड़ता है। और हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सर्वप्रथम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हम इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रो और कार्बन, हमारा यहां से लिखा हुआ है हाइड्रो और आगे जो लिखा हुआ है वो है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से कौन कौन से यौगिक होते हैं, हम कह सकते हैं हमारा ये हो गया CH4 मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया और C3H8 प्रोपेन हो गया। ये सभी हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। आप देख सकते हैं इन सभी यौगिकों में क्या है, एक तो कार्बन है आपका, दूसरा हाइड्रोजन है। एक कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है, कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन है। तो वो सभी यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। मैं आपको आगे बढ़ाऊं तब तक कुछ एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कार्बन होता है, इसके वाहन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन श्रृंखला किस प्रकार बनती है, कार्बन श्रृंखला किस प्रकार बनती है। और कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और जब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है तो उससे हमारी कार्बन श्रृंखला बनकर तैयार होती है। मान लिया जाए, आपको ध्यान रखना कार्बन के वाहक कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो ये हमारा ना कार्बन, ये सिर्फ अगर एक कार्बन हमारे पास है तो इसके पास अभी हमने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें चारों खर्च करने हैं और जिसके साथ खर्च करने हैं, मान लिया जाए हमें हाइड्रो इसके 4 इलेक्ट्रॉन खर्च करने हैं, हमें ये देखना होता है कि दूसरा परमाणु जो जुड़ेगा उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है जो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर सके। अभी यहां से बनाएंगे मेथेन का फार्मूला। तो आपको दोस्तों पता होगा कि मेथेन का जो फार्मूला बनाएंगे उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु के वाहक कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहां से जोड़ेंगे, यहां से आप देख सकते हैं कि एकल बंध, इसे बोलते हैं सिंगल बंध, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध।
और जब एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। मान लिया जाए, अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से बता रहा हूं कि यहां से ये कपड़ा आया, अभी साफ कर लूं कपड़े से। अभी आप देखेंगे ये आपका कार्बन रहा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ये। अब हमें ये चारों इलेक्ट्रॉन खर्च करने हैं। मान लिया है हमारे पास ये 4 हमने हाइड्रोजन लिख लिए। इधर लिखने के पश्चात आपको पता है कि एक हाइड्रोजन के वाहक कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने ये लिख लिया। अब जब साझा कराएंगे तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका यहां पे आ जाएगा, इसका यहां पे आ जाएगा और इसका यहां पे आ जाएगा। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा करके एकल बंध बनाया। यहां से क्योंकि यहां दोनों परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो यहां पे एकल बंध लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता, दोनों का दो का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या द्विबंध लगता है। ठीक है, बात एक ही है। अब हम आते हैं कि श्रृंखला, कार्बनिक श्रृंखला कैसे बनती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यदि हमें 2 या 2 से अधिक कार्बन लिखने हैं तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक श्रृंखला जो बनती है कार्बन परमाणुओं से ही बनती है। यदि हमें यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से आपको पता है जब एक कार्बन और इस कार्बन से जुड़ेगा तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो अभी इसके बाद 3 है, शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। अभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसका गया, एक यहां गया, तो इसके कितने बचे? 3। जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उतने ही आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। इससे हमने लिख दिया, यहाँ पे H3 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया था, एक यहाँ पर गया था, तो इसके बाद अभी कितने बचे? 2 बचे, तो हमने CH2 लिख दिया। अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, एक यहाँ पे, कितना बचा है? 2 बचा है, CH2 लिख दिया। अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, तो अभी इसका कितना बचा? 3 बचा। तो ये आपकी कार्बनिक श्रृंखला बनकर तैयार हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कार्बनिक श्रृंखला है। तो सर्वप्रथम क्या पढ़ा है? अभी हमने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन। तो वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपका ये हो गया हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु, ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। अभी इसका नाम क्या है? इसमें 2 कार्बन परमाणु है तो 2 को लिखते हैं हम H से, और यहाँ पे एकल बंध लगा हुआ है, एकल बंध को हम लिखते हैं N से। तो H + N बराबर आपका हो जाएगा एथेन। ये आपकी नॉर्मल श्रृंखला है। आपको हम अगली वीडियो में IUPAC भी पढ़ाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ाएंगे, और मेरा दावा है कि मैं आपको IUPAC में जितने भी आपके साथ जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं नंबर 1 बना के दिखाऊंगा। सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और जितने भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं उन सभी को ध्यान पूर्वक से देखिए। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है। अभी मैं यहां से लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका होता है एलिफैटिक यौगिक। दोस्तों ये होता है एलिफैटिक यौगिक, और दूसरा आपका होता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक। अब आपको ध्यान रखना कि एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं। तो एलिफैटिक यौगिक वो होते हैं जो खुली श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि वे यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला, ओपन चेन खुली श्रृंखला पाई जाती है एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए CH3, CH2 और CH3, ये आपकी खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। जितने भी खुली श्रृंखला वाले यौगिक होंगे उनमें 2 या 2 से अधिक सिरे अवश्य पाए जाएंगे। सिरे का मतलब क्या होता है? एक आपका ये सिरा हो गया, दूसरा ये सिरा हो गया, तो आपकी जो श्रृंखला होगी बंद नहीं होगी, श्रृंखला बंद नहीं होगी। एलिफैटिक यौगिकों में खुली श्रृंखला पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है
एलिफैटिक यौगिकों में खुली श्रृंखला पाई जाती है। आपके जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है। बंद श्रृंखला के अंतर्गत आपका आ जाता है ये बेंजीन है, इसका आण्विक सूत्र C6H6 होता है। और दूसरा इसी का एक ग्रुप होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसका होता है C6 होता है, H12 होता है। दोस्तों क्या होता है, बेंजीन के अंदर द्विबंध भी उपस्थित होता है, इसीलिए इसका फार्मूला C6H6 होता है। और साइक्लोहेक्सेन के अंतर्गत द्विबंध नहीं होता है, सभी कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका फार्मूला C6H12 होगा। यदि इसके गोले के अंदर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों साइक्लोहेक्सेन हो जाएंगे। दोनों में अंतर इसका होता है सिर्फ। तो आप समझ में आ गया होगा कि एलिफैटिक यौगिक खुली श्रृंखला वाले होते हैं और आपके एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो बंद श्रृंखला वाले होते हैं। अब आपको ध्यान करना है कि जो आपके एलिफैटिक यौगिक होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एलिफैटिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक। आपका दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। तो आपका संतृप्त यौगिक होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, देखो संतृप्त यौगिक वे यौगिक होते हैं जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। जैसे आपका ये हो गया, ये दिया गया, ये भी आपका संतृप्त यौगिक है, ये CH3 है और CH3। एथेन का फार्मूला है, ये आपका क्या हो गया, संतृप्त यौगिक, क्योंकि इसमें ये एकल बंध पाया जाता है। जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो आपके संतृप्त यौगिक होते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं, ये मेथेन है, ये भी एकल बंध द्वारा जुड़ा है, ये भी आपका संतृप्त यौगिक है। यहां से हम ये भी ले सकते हैं CH3 और CH2 और CH3, ये भी आपका संतृप्त यौगिक है। तो जिन यौगिकों में एकल बंध पाया जाता है या एकल बंध सिर्फ एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे वो सभी यौगिक आपके संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिकबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो आपके असंतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, या करके हम ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान, अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब एक बंध लगता है तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाता है। अभी यहाँ से कितने बंध लगे हैं, 2 लगे हैं, तो कार्बन के इस कार्बन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो गए, कितने बचे, 2, तो H2 आ गया। अब इसका यहाँ पे 2 खर्च हुआ है तो कितने बचे आपके, 2 बचे, तो H2 आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, और यहाँ से कितने खर्च हो गए, 3, तो इसके बाद कितना बचा, 1, तो एक हाइड्रोजन हमने लिख दिया है। और यहाँ से देखेंगे 3 इसके भी खर्च हो गए हैं तो इसके पास 1 हाइड्रोजन बचा है, वो भी लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जिनके मध्य द्विबंध या त्रिकबंध पाया जाए। तो कहीं भी किसी भी कितनी भी बड़ी कार्बनिक श्रृंखला हो उसके अंतर्गत अगर कहीं भी दो बंध या त्रिकबंध उपस्थित है तो आपका असंतृप्त यौगिक हो गया। जैसे अभी मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पे ये हो सकता है CH2 और यहाँ पे CH2 हो सकता है, सॉरी यहाँ से हम अगर 2 बंध लगा देंगे तो आपका CH2 बचेगा। ये आपका क्या है, असंतृप्त यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर आपका द्विबंध उपस्थित है। यदि पूरे में अगर एकल बंध होता या एक बंध होता, यहाँ जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी होता, तो आपका संतृप्त यौगिक हो जाता। अगर कहीं भी कार्बनिक श्रृंखला में दो बंध उपस्थित है या त्रिकबंध उपस्थित है तो आपका असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, ये क्या है। तो आगे चलते हैं, इतना आपको अच्छे तरीके से याद हो गया विथ डेफिनेशन के। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।